प्रिय विद्यार्थियों, आज बीएससी पार्ट प्रथम गणित वर्ग के विद्यार्थियों के लिए प्रथम पेपर के नए अध्याय आपके सामने वृक्ष को मैं प्रारंभ करने जा रहा हूँ। अंग्रेजी में जिसे ट्री कहते हैं। विद्यार्थियों, इस व्याख्यान से अपन ने पूर्व में ग्राफ सिद्धांत के बारे में अध्ययन किया था और उसके तुरंत बाद में हम वृक्ष के बारे में अध्ययन करने जा रहे हैं। वृक्ष आपका सबका देखा हुआ, प्रतिदिन उसको आप देखते हो, विचार करते हो, लेकिन कभी आपने ये नहीं सोचा होगा कि ये वृक्ष गणित में किस तरीके से प्रवेश करेगा। 1857 में आर्थर केले ने संतृप्त हाइड्रोकार्बन्स, जिनका जो सूत्र होता है संरचनात्मक CnH2n+2, तो संतृप्त हाइड्रोकार्बन्स के संरचनात्मक समावयवों की संख्या की गणना कर रहे थे और उसमें उनको पास रहित संबद्ध ग्राफ शब्द उन्होंने प्रयोग किया था। ये जो संतृप्त हाइड्रोकार्बन्स होते हैं, यहाँ पर कार्बन हाइड्रोजन से और कार्बन से एकल बंध के द्वारा जुड़े हुए होते हैं, जैसे मीथेन, ईथेन। तो वृक्ष का जो विचार सर्वप्रथम गणित में, ग्राफ सिद्धांत में आया, वो आर्थर केले के दिमाग में 1857 में आया था। और कहाँ से आया था? संतृप्त हाइड्रोकार्बन्स में पास रहित संबद्ध ग्राफ के रूप में। और ऐसे ग्राफों को बाद में उन्होंने वृक्ष का नाम दिया। वर्तमान में कंप्यूटर विज्ञान में आंकड़ों के संचरण, डाटा ट्रांसमिशन तथा छटाई, सॉर्टिंग के लिए जो दक्ष कोड तैयार करने में वृक्ष की महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। आप अगर किसी वृक्ष को जरा गौर से देखें तो वृक्ष में एक शाखा से दूसरी, दूसरी से तीसरी, चौथी और फिर तीसरी, चौथी से फिर अनेक शाखाएं निकलती हुई चली जाती है। जैसे मैं आपको समझाता हूँ, ये एक मूल शाखा है, यहाँ से एक शाखा निकलेगी और यहाँ से फिर ये दो शाखाएं निकल गई। फिर आगे देखोगे कि इन एक से फिर दो निकल गई। फिर अगर आप आगे चलोगे तो ये इस तरीके से शाखाएं चलती रहेगी। केवल शाखाओं का अंत जहाँ होता है वहाँ पर पत्ते आ जाते हैं। जिस शाखा से आगे शाखा नहीं निकल रही है वहाँ पर वृक्ष के पत्ते आपको मिलेंगे, ये ध्यान रखने की बात है। तो ये एक वृक्ष की संरचना मैंने आपको बतलाई है। किसी कंपनी में अपन विशेष पद के लिए आवेदन पत्र आमंत्रित करते हैं। आप देखते हो कंपनी में पद के लिए जो आवेदन आते हैं वो बहुत ज़्यादा आते हैं। अब उनमें से हमको छटनी करनी होती है। अब छटनी करने पर सभी विद्यार्थियों को समान अवसर अपन देते हुए छटनी करेंगे।
अतः अभ्यर्थी महिला पुरुष हो सकता है, विद्यार्थी सामान्य वर्ग का पुरुष या महिला हो सकती है। देखो छटनी करने के तरीके बतलाते हैं। विद्यार्थी कॉलेज ग्रेजुएट, सीनियर सेकेंडरी योग्यता रखने वाले भी हो सकते हैं। तो इस तरीके से हम उनको छटनी करने के तरीकों को अपनाते हैं। तो कंप्यूटर विज्ञान में दक्ष कोड के लिए भी वृक्ष का बहुत अच्छा प्रयोग होता है। अब मैं आपको वृक्ष की परिभाषा के बारे में बतलाता हूँ। विद्यार्थियों, पास रहित संबद्ध अचक्रीय ग्राफ जो होता है वो एक वृक्ष कहलाता है। वृक्ष सदैव एक सरल ग्राफ होता है जिसमें ना कोई लूप या पास होता है और ना समानांतर कोर उपस्थित होती है। आपको कुछ ग्राफ के उदाहरण में यहाँ पर बतला रहा हूँ। जैसे आप देखें, ये एक वृक्ष है जिसमें एक शीर्ष है, ये भी एक वृक्ष है जिसमें आप देख रहे हैं 2 शीर्ष हैं। विद्यार्थियों, ये 2 भी आपके पास में एक वृक्ष है जिनमें 3 शीर्ष हैं। तो इस तरीके से हम अनेक शीर्षों वाले अनेक वृक्ष बना सकते हैं। हम ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, जितना हमारे पाठ्यक्रम में निर्धारित है उतना ही आपको बतलाएंगे। इसकी बहुत सामान्य सी प्रमेय आपने पुस्तक में आपको मिलेगी, जिनके कुछ सामान्य जो सरलता से आपके समझ में आ जाएंगे, उनके कुछ स्टेटमेंट मैंने यहाँ पर दिए हैं। कोई वृक्ष टी में किन्हीं 2 शीर्षों के मध्य एक और केवल एक ही पथ होता है। विद्यार्थियों, आप वृक्ष को जरा ध्यान से निहारें तो आप किन्हीं 2 शीर्षों का चयन कर लें। आप देखोगे कि एक शीर्ष से दूसरे शीर्ष तक पहुंचने के लिए आपको केवल वृक्ष की एक ही शाखा वहां पर उपस्थित मिलेगी। ऐसा नहीं कि एक शीर्ष से दूसरे शीर्ष पर पहुंचने के लिए हमको 2 शाखाएं मिल जाएं। शाखा से तात्पर्य ग्राफ की संदर्भ में जब हम बात करेंगे तो कोर से होता है। तो ऐसी कोई भी 2 कोर आपको 2 शीर्षों के मध्य कभी भी नहीं मिलेगी। एक अन्य प्रमेय जो मैं आपके सामने और बतला रहा हूँ, इसका प्रमाण आप पुस्तक में देखें, बहुत सरल साधारण है। यदि पास रहित ग्राफ जी में भिन्न शीर्षों के प्रत्येक युग्म के मध्य एक और केवल एक ही पथ है, तो ऐसे पाथ रहित ग्राफ को हम एक वृक्ष कहेंगे। इसीलिए विद्यार्थियों, हमने परिभाषा में आपको बतलाया है पास रहित संबद्ध अचक्रीय ग्राफ। मतलब कहीं पर भी आप वृक्ष में 2 शीर्ष देख सकते हो, उनके मध्य सदैव आपको एक और केवल एक ही कोर मिलेगी, एक ही शाखा मिलेगी। इसका प्रमाण भी बहुत आसान है। कोई ग्राफ जी में भिन्न शीर्षों के प्रत्येक युग्म के मध्य एक पथ है, अतः जी आपका संबद्ध ग्राफ होगा। अब हमको जी को वृक्ष प्रदर्शित करने के लिए
हम ये बतलाएंगे कि जी में कोई परिपथ नहीं है। चूंकि जी पास रहित आपको दिया हुआ है, इसलिए जी में इकाई लंबाई का कोई परिपथ नहीं है। यदि संभव हो तो हम ये मान लेते हैं कि जी में एक से अधिक लंबाई का कोई परिपथ है। वो शीर्ष V1 और Vn के मध्य है। तो हमको प्रदर्शित करना होगा कि दोनों शीर्ष V1 और V1 के मध्य दो मार्ग P और Q होंगे। एक मार्ग जो P है वो V1 से V2 से V3 डॉट डॉट Vn पर पहुंचता है, दूसरा V1 से Vn पर पहुंचता है। लेकिन ये हमारी कल्पना के विपरीत हो जाता है, गलत हो जाता है। अतः जी में कोई परिपथ नहीं होता है। तो ये 2-3 लाइन लिखने से हमारे इस प्रमाण को, प्रमेय के प्रमाण को भी सरलता से हम दे देते हैं। अगली प्रमेय जो है, n शीर्षों पर प्रत्येक वृक्ष में यथार्थतः n-1 कोरें होती है। जैसा अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको एग्जाम्पल्स बतलाए थे। विद्यार्थियों, आपने देखा जब शीर्ष 1 होता है तो कोई भी कोर उपस्थित नहीं थे। जब हमने 2 शीर्ष दिए थे तो आपके लिए 1 कोर प्राप्त हुई थी। लेकिन जब हम 3 शीर्ष देते हैं, चाहे वो किसी भी आकृति में बना लें, तो कोरों की संख्या 2 ही आएगी। ऐसे ही 4 लेंगे तो 3 आएगी। तो सॉरी, अतः यदि हम n शीर्षों पर प्रत्येक वृक्ष में देखेंगे तो n-1 कोरें ही आएंगी। इसका प्रमाण बहुत आसानी से हम आपको दे सकते हैं, पुस्तक में भी दिया हुआ है। आप सरलता से आगमन सिद्धांत से इसको प्रमाणित कर सकते हैं। इसके बाद में अगली जो प्रमेय है, यदि G एक अचक्रीय ग्राफ है जिसमें n शीर्ष के संबद्ध घटक है, तब G में n-k कोर होती है। माना अचक्रीय ग्राफ G में, इस प्रमेय के प्रमाण को मैं आपके सामने ले रहा हूं। माना अचक्रीय ग्राफ G में G1, G2 डॉट 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 G के संबद्ध घटक है। कैसे घटक है विद्यार्थियों? संबद्ध घटक है। माना प्रत्येक i के लिए i वे घटक Gi में ni शीर्ष है। अर्थात G1 में एक शीर्ष है, G1 में n1 शीर्ष है, G2 में n2 शीर्ष है, ऐसे Gi में ni शीर्ष है। तब अपने पास में कुल शीर्षों की संख्या n जो है वो n1 प्लस n2 प्लस डॉट 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 प्लस nk के बराबर हो जाएगी। प्रत्येक Gi एक वृक्ष है, अतः प्रत्येक Gi में ni-1 कोर होती है। ये बिल्कुल सत्य है। साथ ही प्रत्येक कोर प्रिसाइजली एक घटक में होती है। अतः G में कोरों की कुल संख्या जो होगी वो n1-1 प्लस n2-1 प्लस n3-1 डॉट 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 प्लस nk-1 के बराबर आएगी। इनको थोड़ा सरल करेंगे तो कुल कोरों की संख्या आपके पास में, जैसा आप स्लाइड में देख रहे हैं, n-k के रूप में आपको प्राप्त हो जाएगी। और ये प्रमेय का प्रमाण है। विद्यार्थियों, यहाँ पर
जो प्रमेय वृक्ष के अंदर दी हुई है बहुत सामान्य सी प्रमेय है और उनको बड़े सरलता से प्रायोगिक रूप भी आप, क्योंकि प्रतिदिन आप अनेक वृक्षों को देखते हो और ये किसी विशेष वृक्ष में नहीं, हर वृक्ष का वही गुण होगा जो एक विशेष वृक्ष में है। अगर दो शीर्षों में एक से अधिक कोर किसी वृक्ष में नहीं है तो किसी भी वृक्ष में नहीं होगी। अब ग्राफ के गुणधर्मों के आगे हमने वृक्ष को इसीलिए जोड़ा क्योंकि ग्राफ के अंदर दो शीर्षों के मध्य एक से अधिक कोर हो सकती है लेकिन वृक्ष में नहीं हो सकती, तो एक विशेष ग्राफ जो है वो वृक्ष बन जाता है हमारा। अब हम आपको बतलाते हैं विद्यार्थियों, वृक्ष में निलंबी शीर्ष। प्रत्येक वृक्ष जो होता है उसमें क्या होता है विद्यार्थियों, कुछ निलंबी शीर्ष होते हैं, पेंडेंट वर्टिसेस। तो n शीर्षों वाले प्रत्येक वृक्ष में n-1 कोरें होती है जैसा हम जानते हैं। अतः n शीर्षों में 2 की घात n-1 बराबर 2n-2 कोटियों का विभाजन होना चाहिए। चूंकि वृक्ष एक संबद्ध ग्राफ होता है इसलिए किसी भी शीर्ष की कोटि शून्य नहीं होगी तथा एक कोटि के कम से कम 2 शीर्ष अवश्य होंगे। एक कोटि के 2 शीर्ष आपको निश्चित रूप से वहां पर मिलेंगे। अतः वृक्ष में कम से कम 2 निलंबी शीर्ष अवश्य आपको मिलेंगे क्योंकि वृक्ष जो होता है ये एक संबद्ध ग्राफ होता है, इसलिए किसी भी शीर्ष की कोटि यहाँ पर शून्य नहीं होती। एक प्रमेय इसकी मैं आपको बतला रहा हूँ, प्रत्येक अतुच्छ नॉन ट्रिवियल वृक्ष में कम से कम 2 निलंबी शीर्ष होते हैं। प्रमेय का प्रमाण स्लाइड में दिया हुआ है, पुस्तक में भी आपको मिलेगा। आप टी को एक अतुच्छ वृक्ष मान लेते हैं जिसमें n शीर्ष है और n का मान आपका 1 या 1 से अधिक होगा। इसमें ई कोरें हैं तथा d1 d2 डॉट 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 dn जो ये n शीर्ष है इनकी कोटियां हैं और ये कोटियां इस प्रकार से है कि d1 लेस देन इक्वल टू d2 लेस देन इक्वल टू डॉट 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 dn। t संबद्ध अतुच्छ वृक्ष है, अतः प्रत्येक i के लिए di ग्रेटर देन इक्वल टू 1 होना चाहिए और ये जो i है विद्यार्थियों ये 1 से n के बीच में रहेगा। 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, डॉट 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 n भी हो सकता है। तो d1 ग्रेटर देन इक्वल टू 1 होगा और di भी ग्रेटर देन इक्वल टू 2 होगा। तो इन सब di's को अगर हम जोड़ लें तो समेशन di ग्रेटर देन इक्वल टू 1 प्लस 2 टाइम्स n-1 अर्थात 2n-1 होगा। लेकिन हम जानते हैं ग्राफ में शीर्षों की कोटियों का योगफल कोरों की संख्या के 2 गुने के बराबर होता है। तो समेशन di बराबर 2e हो जाएगा। e का मान आपके पास में 2n-1 अर्थात 2n-2 आ जाएगा। समीकरण 1 तथा 2 से स्पष्ट है कि असमीका एक असत्य है, अतः वृक्ष टी में कम से कम 2 निलंबी शीर्ष अवश्य होंगे। ये इस प्रमेय का बहुत साधारण सा प्रमाण है। इसके आगे
हम आपको बतलाते हैं दो शीर्षों के मध्य की दूरी। विद्यार्थियों, संबद्ध ग्राफ जी में किन्हीं दो शीर्षों u तथा v के मध्य लघुत्तम पथ uv की लंबाई को शीर्ष u तथा v के मध्य की दूरी कहते हैं और इसे duv के द्वारा व्यक्त करते हैं। ये हमको ध्यान रखना पड़ेगा। लघुत्तम पथ में जो लंबाई होती है वो कोरों की संख्या के द्वारा नापी जाती है। ये नहीं कोई मीटर सेंटीमीटर में, हम उसमें जो दो शीर्षों के मध्य लंबाई देखना चाहते हैं उन दोनों के मध्य न्यूनतम जो कोर हैं वो उसकी लंबाई होगी। उन कोरों को हम बड़े सरलता से उस ग्राफ में गिन सकते हैं। इसी से संबंधित आगे फिर आती है हमारे पास में अगली परिभाषा शीर्ष की उत्केंद्रता। तो ग्राफ G बराबर V में किसी शीर्ष V से अधिकतम दूरी पर स्थित शीर्ष की V से दूरी को शीर्ष V की उत्केंद्रता कहते हैं। ये ध्यान रखें, अपन को किसी भी शीर्ष की उत्केंद्रता ज्ञात करनी है तो उस शीर्ष की किसी भी शीर्ष से जो अधिकतम दूरी पर स्थित जो शीर्ष होगा वो जो दूरी होगी वो उसकी क्या कहलाएगी? उत्केंद्रता कहलाएगी। अर्थात उत्केंद्रता बराबर जैसा हमने यहाँ बतलाया है EV। ई से तात्पर्य अंग्रेजी में उत्केंद्रता को इसेंट्रिसिटी कहते हैं। तो V की जो उत्केंद्रता है अर्थात EV जो होगा मैक्सिमम dVVI और VI जो है वो किसी शीर्ष समुच्चय का कोई अवयव होगा। फिर हम आपको बतलाते हैं ग्राफ का केंद्र। अब देखिए, प्रत्येक शीर्ष की उत्केंद्रता समान तो आएगी नहीं, सभी शीर्षों की उत्केंद्रता अलग अलग आएगी। तो ग्राफ G में जो न्यूनतम उत्केंद्रता वाला शीर्ष होगा उस शीर्ष को हम ग्राफ का केंद्र कहेंगे। तो ग्राफ का केंद्र जो होगा वो मिनिमाइज EV होगा। अर्थात किसी दिए गए ग्राफ में न्यूनतम उत्केंद्रता वाले शीर्ष को उस ग्राफ का हम केंद्र कहते हैं। एक प्रमेय इसी से संबंधित मैं आपके सामने ले रहा हूँ। अच्छी प्रमेय है। प्रत्येक वृक्ष में एक या दो केंद्र होते हैं। इस प्रमेय के प्रमाण को बहुत थ्योरेटिकल लिखना है, अपन को कोई ज़्यादा वो नहीं है। आप T एक वृक्ष ले लेते हैं, T में केवल एक शीर्ष है, तब यह शीर्ष ही T का केंद्र हो जाएगा। और यदि वृक्ष में दो शीर्ष हैं तब ये दोनों शीर्ष T के केंद्र हो जाएंगे। अब हम ये मानते हैं कि वृक्ष जो है उसमें दो से अधिक शीर्ष है, तो किसी शीर्ष V से शीर्ष VI की महत्तम दूरी तभी प्राप्त होती है जब VI एक निलंबी शीर्ष है। हम यह भी जानते हैं कि प्रत्येक वृक्ष में कम से कम दो निलंबी शीर्ष होते हैं। यदि T में हम इन निलंबी शीर्षों को निष्कासित कर देंगे तब हमें एक नया ग्राफ या वृक्ष T1 प्राप्त होगा जिसमें सभी शीर्षों की जो उत्केंद्रता है वो पूर्व की अपेक्षा एक कम हो जाएगी। अतः वृक्ष T का जो केंद्र है वो ही वृक्ष T1 का केंद्र बने रहते हैं। यही प्रक्रिया पुनः हम वृक्ष T1 पर दोहराते हैं तो नया वृक्ष T2 प्राप्त होता है
इस नए वृक्ष T2 के केंद्र भी वही रहते हैं जो T1 के होते हैं। निलंबित शीर्षों को अपन इस तरीके से निष्कासित करते जब रहते जाते हैं तो अंत में हमारे पास में या तो एक शीर्ष बचेगा या एक कोर बचेगी, जिसके दोनों अंत शीर्ष T के केंद्र होते हैं। इसीलिए इसमें कहा गया कि प्रत्येक वृक्ष का एक या दो केंद्र होता है। कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाएं और मैं आपको बतलाता हूँ, जिसमें वृक्ष का व्यास और अर्धव्यास क्या होता है। वृक्ष के केंद्र अथवा केंद्रों की उत्केंद्रता अर्थात वृक्ष के केंद्र से अधिकतम दूरस्थ शीर्ष की केंद्र से दूरी वृक्ष का अर्धव्यास कहलाती है। और वृक्ष में दीर्घतम पथ की जो लंबाई होती है उसको हम वृक्ष का व्यास कहते हैं। ये ध्यान रखने की बात है। तो वृक्ष के केंद्र की जो उत्केंद्रता होती है, जो भी केंद्र होगा वृक्ष का, वो उत्केंद्रता आपका वृक्ष का अर्धव्यास कहलाएगी। ये ध्यान रखने की बात है। और वृक्ष में दीर्घतम जो पथ होगा, हम देख लेंगे कोरों को गिन के, जो दीर्घतम पथ होगा अर्थात ऐसा दो शीर्षों के मध्य की दूरी जिसमें अधिकतम कोरे होंगे, वो उसका व्यास कहलाता है। अगली जो परिभाषा आ रही है वो आ रही है वन, जिसको फॉरेस्ट कहते हैं और अपनी आम बोलचाल की भाषा में जंगल कहते हैं। तो इसमें विद्यार्थी जो अपने दिमाग में जो विचार आते हैं वो ही गणितीय रूप में आपको रखे गए हैं। वृक्षों का जो संग्रह हो जाता है किसी विशेष स्थान पर, वो एक वन का रूप ले लेता है। तो इसको हम गणितीय रूप से हम ये कहें, परिपथ रहित संबद्ध तथा असंबद्ध ग्राफ एक वन कहलाता है। अब इसमें अनेकों प्रकार के वृक्ष आपको वहां पर मिलेंगे। फिर एक कॉन्सेप्ट आ रहा है समूल वृक्ष। वृक्ष जिसमें कोई एक शीर्ष, जिसको हम मूल या जड़ बोलते हैं, शेष अन्य सभी शीर्षों से भिन्न होता है। आपने देखा होगा वृक्ष है जिसका मूल या जो जड़ होती है वो सदैव पृथ्वी के नीचे की तरफ होती है, और जो तना होता है, वृक्ष होता है, वो पृथ्वी के ऊपर होता है। जड़ सदैव तने के विपरीत दिशा में चलती है। इसीलिए हमने कहा कि एक शीर्ष अन्य शीर्षों से भिन्न होता है। समझ में आई बात? और जो भिन्न शीर्ष है उसको हम मूल या जड़ कहेंगे। प्राय वृक्ष का अर्थ मूल रहित वृक्ष से होता है। वृक्ष जब कहेंगे उसमें जड़ शामिल हम नहीं करते। मूल को अन्य शीर्षों से दर्शाने के लिए हम यहाँ प्रश्नों में उस मूल के वाले शीर्ष को छोटे त्रिभुज से परिबद्ध कर देते हैं, जैसे आपको यहाँ पर स्लाइड में उदाहरणों में भी दर्शा रखा है। तो ये समूल वृक्ष की बात हमने आपको बतलाई है। समूल वृक्ष T में किसी शीर्ष V तथा इसके वंशजों पर एवं इन पर आपतित कोरों द्वारा प्रेरित वृक्ष जिसका मूल शीर्ष V है, T का समूल वृक्ष कहलाता है। देखिए विद्यार्थियों, A आपके पास में एक वृक्ष दर्शाया गया है और इसके बाद जस्ट एडजेसेंट
एक बी वृक्ष दर्शाया गया है। ए का जो मूल है वो आर है और बी का मूल है वो टी है। ये जो बी है ये ए का ही एक शाखा है, एक टुकड़ा है। तो इस बी को हम ए का उपवृक्ष कहेंगे। समझ में आई बात? तो उपवृक्ष की अब उपसमुच्च, उपग्राफ है, उपसमूह, ये सब चीजें देखिए एक ही कॉन्सेप्ट में चल रही है। अब ग्राफ में ग्राफ की तरीके से, तो ये है विद्यार्थियों उपवृक्ष तक का आज का अध्ययन। विद्यार्थियों सैद्धांतिक है, लेकिन अगर आप इस चीज को रुचि लेके पढ़ोगे तो आपके समझ में निश्चित आएगा और बिल्कुल सहजता से इसको पढ़िए। आगे अगले व्याख्यान में इसी वृक्ष वाले अध्याय को हम निरंतर करेंगे। धन्यवाद। आज का अध्ययन यहीं समाप्त करते हैं।